बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो अपीलें खारिज हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मरहला था। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हाई कोर्ट से उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अपीलें खारिज करनी पड़ी क्योंकि, और करनी ही पड़नी थी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में हो नहीं सकता, अपीलों को कैसे सुना जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएँ और अपनी अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त दें तो ये बहाल भी हो सकती हैं। इसमें किसकी जीत है, किसकी हार है, ज़रा टेक्निकली समझिए। हुकूमत को ऐसा लगता है, शेख रशीद साहब ने आज एक बरतानवी ओहदेदार से मुलाकात भी की है, तारिक साहब से, और जो साउथ एशिया के हवाले से वहाँ पे वज़ीर हैं, बरतानवी वज़ीर से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वापस लाने के लिए जो कानून है उसके मुसव्वदे पे काम कर रहे हैं और तैयार हो चुका है। वो कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल होगी और उसके बाद हम बरतानिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो मुल्ज़िमान बरतानिया में मौजूद हैं, जो मफरूर हैं, जो मुजरिम हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जिनको सज़ा हो चुकी है, उन लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। अब उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते हैं कि उनका एक पॉलिटिकल केस है। इन अपीलों के खारिज होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के केस पे कितना फ़र्क पड़ेगा और उनको पाकिस्तान लाने में क्या ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी, इससे कोई फ़ायदा होता है। दूसरा, मुझे एक और टेक्निकल चीज़ जाननी है और वो तो अहमद रज़ा कसूरी साहब बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब भी मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। तो अहमद रज़ा कसूरी साहब, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की अपील खारिज हुई है, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कहा है कि वो वापस आके अपील की बहाली के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई, यानी नवाज शरीफ साहब अगर चाहें तो इलेक्शन तक बाहर रुक सकते हैं, इलेक्शन के दिनों में वापस आए और वापस आके दोबारा अपील अपनी दायर कर दें। और उनके लिए ये सिर्फ चीज़ें स्टेटस को में चली गई हैं, रुक गई हैं, थम गई हैं, जो इस वक्त उनको सूट करता है। इसमें नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ, या ये चीज़ें टाइम बार्ड होती हैं कि इतने अरसे में मियाँ साहब ने अपील की तो ठीक है, वरना फारिग है। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मैंने एक प्रोसिक्यूटर है उनसे बात की, मैं जानना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि फैसले में क्योंकि लिखा है कि मियाँ साहब वापस आके अपील कर सकते हैं तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे मुस्तकबिल में। तो सर, आपको क्या लगता है? अहमद रज़ा कसूरी साहब, ये सवाल आपसे है सर। मुझे देखें, अपना इमरान खान, बात यह है कि आज जो अपील को डिस्पोज ऑफ किया है डिवीजनल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो ऑन मेरिट नहीं किया, वो ऑन टेक्निकल ग्राउंड किया है कि क्योंकि जो अपलांट है, जो कि अक्यूज है, जो कि मफरूर है उसी, और वो कोर्ट के सामने अवेलेबल नहीं है, ऐसी सूरत में एट द बैक ऑफ हिज एक उसके ख़िलाफ़ फैसला देना वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा उन्होंने इसकी अपील जो है वो प्योरली ऑन द टेक्निकल ग्राउंड कि सिंस द पर्सन हु इज़ ए एप्लांट इज़ नॉट अवेलेबल बिफोर द कोर्ट, वो उन्होंने डिसमिस कर दिया है। अब उसका रिज़ल्ट ये है कि उनके जो फैसले हैं कि एक में उनको 10 साल सज़ा हुई है, दूसरे में उसको 7 साल सज़ा हुई है, वो तमाम फैसले बहाल हो गए जब तक कि इस फैसले को जो है ओवर रूल आप नहीं करते। अब चीज़ यह कि कोर्ट ने कहा है कि इफ़ एंड व्हेन ही कम्स ही कैन फाइल एन अपील, तो वो ये यहाँ भी कर सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं उस फैसले के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर दे कैन मेक ए प्रेयर कि ये जो मामला है, केस जो है, इसको रिमांड कर दिया जाए, क्योंकि ये केस जो है मेरिट पर फैसला नहीं हुआ, लिहाजा इसको रिमांड कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिमांड कर देगी टू बिफोर द डिवीजनल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सो देयरफॉर प्रेजेंटली पोजीशन ये है कि वो उनकी जो सज़ाएँ थी वो सारी बहाल हो गई, उनका जो स्टेटस था वो फ्रॉम द एप्लांट वो एक मुजरिम का स्टेटस कन्वर्ट हो गया। अब चीज़ ये है कि हाउ फॉर
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को सामने रखते हुए इसका किस हद तक एडवांटेज ले सकती है विज़ा विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट? सर लेकिन एक सेकंड सर, पहले एक सवाल सर, देखिए एक आम सा सवाल सर, मियां साहब वक्त कितना है अपीलें करने का, या ये खुला है जब दिल करे अपील कर दें इसके खिलाफ और जब दिल करे कर दें? क्योंकि इसमें टाइम बार्ड है, जितना मैंने समझा था या मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि ये एक मखसूस मुद्दत है जिसमें आप अदालती फैसले के खिलाफ जाकर अपील कर सकते हैं। जी नहीं, इसमें एक ओपन है, इसमें कोई इसकी जो लिमिटेशन लॉ की कोई शर्त या कतगन नहीं है। इट्स ओपन बिकॉज द मैन वाज नॉट बिफोर द कोर्ट उसी। और नॉर्मली तो जो होता है, जो मफरूर होता है, उनका जो ट्रायल होता है, वो ट्रायल भी वो रोक देते हैं और जो उनके साथी मुल्ज़िम होते हैं जो कि अदालत के सामने पेश है, उनकी हद तक केस को चलाती हैं और जो मफरूर हुआ होता है उसको मफरूर डिक्लेयर होने के बाद उसका केस अलहदा करते हैं और उसका केस जब स्टार्ट होता है जब वो गिरफ्तार होके फिजिकली ही इज़ ब्रॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बुनियादी तौर पर इसका असूल ये है कि नो बॉडी शुड बी punished unheard, और ख़ास तौर पर no decision should be taken at his back उसी। तो अब क्योंकि he was not before the court, so ये decision जो है it's a decision at his back। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इनका जो स्टेटस था उसी, वो दोबारा से वो एक मुजरम का हो गया और वो जो उनको जो फैसिलिटी थी कि वो अंडर ट्रायल अपना बिफोर अपील के सामने थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज के फैसले के बाद इख्तिताम पजीर हुई अनटिल एंड अनलेस दे वांट देयर रिटर्न, जो कि नज़र नहीं आता क्योंकि ये जो आपके शेख रशीद वगैरह के बयानात वगैरह भी हैं, उनके बयानात में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, आपको वजन नजर नहीं आ रहा। तो मैं शेख वकास अकरम साहब ने ज्वाइन किया। शेख साहब पहले आप मुझे बता दें कि आज का ये जो डिसीजन है इससे मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पे प्रैक्टिकली कोई असर पड़ सकता है? देखें, इससे मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मुझे कोई केसेस का तजर्बा है, वैसे तो कसूरी साहब से ज़्यादा तजर्बा तो मुझे नहीं हो सकता। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जिस वक्त केस उड़ता है या अपील खारिज होती है तो बेसिकली अपील, और खसूसन उसमें जब ये भी लिख दिया जाए कि आप जिस वक्त दिल करे वापस अपील कर सकते हैं, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अपील करने वाले को जाता है। Exactly. क्योंकि अगर मेरिट डिस्कस होते और मेरिट डिस्कस होने के ऊपर वो फैसला मेरिट्स के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाता तो फिर वो चाहे ज़मानत की दरख्वास्त हो, वो चाहे केस की अपील हो, सज़ा की अपील हो, उसमें फिर अगली कोर्ट में भी आपके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। उसमें फिर वो बहुत सी मुसीबत हो जाती है। अगर मेरिट्स के ऊपर जज फैसला करके चीज़ें रिजेक्ट करे तो फिर अगली कोर्ट में आपके लिए मुश्किलात होती हैं। अब क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड पे गया है तो मेरी नाक़े शक्ल के मुताबिक और महदूद इल्म के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये कंप्लेंट अपील दायर करने वाले के हक में है। अब इसका इमरान भाई तो ये इस तरह टेक्निकली उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा, अब असर जो पड़ा है वो पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका एक लीगल एंगल है, वो तो कसूरी साहब ने बताया, जो मेरी महदूद वो था मैंने बताया। इसका एक पॉलिटिकल एंगल है इमरान। पॉलिटिकल एंगल ये है कि पिछले कुछ अरसे से देख रहे थे कि एक जमानत हुई, दूसरी जमानत हुई, तीसरी जमानत हुई, और फिर उन जमानतों के बाद एक हवा, एक माहौल कि जी कहीं ना कहीं कोई चीज़ चल रही है और कहीं ना कहीं उससे कोई ऐसा नतीजा आएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जो है वो परेशान कुन हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ गया। मगर ये जो और उसमें कई जगह पे जो है वो गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट के एलाइज की तरफ से भी जो है वो इस किस्म के दबे बयान आते रहे हैं और इशारों किनारों में आपके प्रोग्राम में हुकूमत के और हुकूमती एलाइज और कोई इधर उधर के बंदे जो हुकूमत के सपोर्टेड थे वो इस खदशे का इजहार करते रहे कि देखें जी वो कैसे। बल्कि अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ पिछले 4 महीने से व्हाट्सएप्स पे, फेसबुक्स पे और इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन जजों के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से। एक तरफ अमरीकी जज की मिसाल देते हैं और फिर कहते हैं पाकिस्तान के जज क्या कह रहे हैं।
वो एक तरीके इंसाफ ने एक कैंपेन शुरू कर दी थी। मगर ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद वो जो हवा जिससे पीटीआई परेशान थी और वो अपोजिशन, वो नून लीग जो बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ती नजर आती है, मगर मुस्कुरा के दबे दबे वो होंठों में वो इस हवा का फायदा भी उठाना चाह रहे थे कि बेखूब होना सी एस्टैब्लिशमेंट के नाल गलबात कर रहे हैं, हुण सारियां चीज़ां ठीक जा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि वो माहौल खत्म हो गया है। मुझे एक इंप्रेशन था जो नून लीग दे रही थी कि हमारी बात चल रही है और हमने चीज़ें किसी न किसी जो है वो ऊंट किसी न किसी करवट बिठा देना है, वो कहानी खत्म हो गई है। वो इंप्रेशन डिस्पेल हो गया है। अब उस इंप्रेशन को ये कैश नहीं करवा सकते हैं। रादर अब उनको खुल के ही आना पड़ेगा या इधर कि वो जी अदालतों से क्योंकि जमानतें हो रही हैं, तो सूडा इंटेलेक्चुअल्स टीवी पे बैठ के जमानतों से ये समझते थे कि अब शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट ने या कोई जजों ने इनको कुछ छूट देनी शुरू कर दी है, क्योंकि शायद वो इनको कोई डील देना चाहते हैं। तो वो इंप्रेशन इससे इस फैसले के बाद खत्म होता हुआ नजर आता है। मगर जो उसकी लीगैलिटी का फायदा है वो नून लीग को हुआ है, और इस इंप्रेशन का जो फायदा है वो बज़ाहिर इस वक्त पीटीआई को हुआ है और नून लीग को इसका पॉलिटिकली नुकसान हुआ है। जी, अब ये बड़ा रियलिस्टिकली आपने इसको डिफेंस सारी सूरत हाल को। मैं जनरल साहब आपके पास लेकर आता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने कल कहा कि मैं शाम को फ्लाइट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को बुला सकती हूँ। मियाँ साहब बेचारे कह के थक गए, मैं बीमार हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं इलाज करवा रहा हूँ, मुझे सख्त इलाज की ज़रूरत है, मेरे ऑपरेशन होने और पता नहीं क्या कुछ। तो मरियम साहबा कह रही हैं कि मुझे गारंटी एक चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मैं कल शाम की फ़्लाइट से ला सकती हूँ। गारंटी नहीं मिल जाएगी सर कहीं से? कोई अगर मिल जाए गारंटी तो पाम बन जाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो गारंटी मरियम मांग रही है वो सिवाय अल्लाह की जात के और कोई नहीं दे सकता, तो वो तो है नहीं। बड़ी वाज़ेह चीज आपके सामने। तो ज़मीनी खुदा भी होते हैं ना सर। जब ये कहना हो कि हमने उनको नहीं बुलवाना, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप गारंटी की बात कर रहे हैं उसमें, तो नेचुरली इंसान तो गारंटी नहीं दे सकते। अब चीज ये है कि असल गारंटी उनको ये चाहिए कि हालात यहाँ पे मियाँ साहब के लिए हालात मुवाफिक हों, हालात उनके लिए इस तरह के हों कि केसेस भी उनकी फेवर में फैसले हो जाएं जल्दी, और उनके पार्लियामेंट में भी उनको अक्सरियत मिल जाए। वो सारा कुछ शायद 2 साल बाद उनको शायद तवक्को हो, तो जब उनके लिए हालात मुवाफिक होंगे फिर वो आएंगे, उसके अलावा तो वो नहीं आते। और इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन से बिल्कुल पहले आएंगे, इलेक्शन के करीब। तो वो चीज, वो सूरत हाल जो है वो फिलहाल तो नहीं है। बाकी एक चीज जो ये फैसले से मुझे नजर आती है वो ये है कि गवर्नमेंट एक फायदा उठा सकती है कि जनाब इस शख्स ने खुद ही अदालत में अपील की हुई थी। अगर बाहर वो दूसरी ये बरतानिया वगैरह से अगर कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं तो उनको बताया जाए कि जी अपील इन्होंने की हुई थी, तो वो अपील इन्हीं की वजह से रुक गई है, वो फैसला इन्होंने करवाना है, ये बाहर बैठे हैं। तो अदालत ने कहा ये आ जाएं तो हम इनकी अपील सुनेंगे। तो अगर इनको ये शक है कि इनका केस जो है वो सियासी बुनियादों पे था, तो अदालत ने तो उसको रफा दफा नहीं किया, उसने तो उसको चलाने का कहा है, तो इनको भेजें ताकि आके अपना काम करा सकें। तो उस तरफ कुछ नैरेटिव बिल्डिंग अगर की जाए तो शायद वो गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो सके। ठीक है जी, एक ब्रेक यहाँ ले लेते हैं प्रोग्राम। ब्रेक से वापस आते हैं तो हमें कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। ख़ासतौर पे जो भारत में नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी क़यादत के साथ, सो कॉल्ड क़यादत कह लें आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कश्मीर के हकीकी नुमाइंदे हैं जो बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए थे जब कश्मीरी गुस्से में थे। तो जो भारत के अंदर हो रहा है और जो कश्मीर के साथ हो रहा है, एक नया प्लान है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अजीज साहब, पहले तो एक आज अजीबोगरीब खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उस पर ज़रा तबसरा आप कर दें, फिर जाते हैं जनरल साहब के पास, कश्मीर के मामले में बात करते हैं। हमजा शहबाज साहब को आज FIA ने बुलवाया था और वहाँ पे उनके साथ तफ्तीश हुई। 5 लोगों ने उनसे 1 घंटे तक तफ्तीश की। अब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ। सर, क्या ये मुमकिन है? हमजा शहबाज साहब ने कहा कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आए मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपनी मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ज़रूर था, लेकिन 25 अरब रुपया मेरे ड्राइवरों, मेरे चपड़ासियों और मेरे क्लर्क जो वहाँ पे काम करते थे उनके अकाउंटों में कैसे मनी लॉन्डर हुआ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सलमान शहबाज और मेरी मिल के बाकी लोग बरतानिया क्यों भागे हुए हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सर, अकाउंट से 5000 रुपया निकल जाए तो मुसीबत पड़ जाती है, और कहते हैं कि कई नस्लों से कारोबार कर रहे हैं
और अकाउंट में अरबों रुपया आ रहा है, कहते मुझे पता ही नहीं कैसे आ गया, मैं तो अपने कामों में लगा हुआ था। और जब ये MNA थे 10 साल तक रहे हैं, उस बीच में जो कवानीन बने, फैटअप के कवानीन या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट हैं, कवानीन हैं, उन कवानीन के बारे में भी उन्होंने साफ कहा जी मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, इस पे यकीन करना चाहिए। कसूरी साहब देखें ये जो आपने सवालात का जिक्र किया और फिर आपने उसका जो मुबैना, उसका जो जवाब है उसका भी आपने साथ ही जिक्र कर दिया। तो अगर वो जवाब जो हैं जिसको कि मैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं तो मैन ऑफ लॉ, मुबैना ही कहूँगा, लेकिन अगर वो हकीकत में हैं, जिसी दे आर इन रियलिटी, तो देन इट्स दैट मीन ही इज अवेसिव। वो इन सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा कि वो ही इज गिल्टी, क्योंकि सवाल बड़े स्ट्रेट हैं कि व्हेन ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ही शुड हैव बीन इन फुल पिक्चर कि भाई वो उसका जो कंसर्न है, जो अपना फैक्ट्री जो भी है, वो उसकी जो बिट्स एंड पीसेस का चीफ एग्जीक्यूटिव को पता होता है। और यहाँ 25 अरब रुपया का जो है पैसे जो हैं वो निकल कर मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बारे में वो कहते हैं मुझे पता नहीं, ये कैसे आए वो भी पता नहीं, ये कैसे निकल गए वो भी पता नहीं। दैट रिफ्लेक्ट्स, see, that very strongly reflect. Now I'm purely talking as a legal man. See, that reflects, see, that he is involved, see, very badly in this. एक्चुअली आप ये समझते हैं कि मुमकिन नहीं है एक कारोबारी आदमी के लिए कि उसको पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। या तो ये बिल गेट्स के लेवल के, या तो बिल गेट्स के लेवल के हो कि थोड़े बहुत पैसों का इन्हें पता ना चल रहा हो। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सी देखें ना, कई चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो चल जाता है। सी ये एक ऐसा जवाब है कि जिसमें झूठ जो है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो रहा है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं है। पहले तो वो इन्फ्लक्स ऑफ द मनी का पैसे आए का है उसका नहीं पता है, फिर वो गए कैसे हैं उसका भी इसको नहीं पता है। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि ही इज इन्वॉल्व head and shoulder in this case, and criminally liable. जान साहब, जिस इंडिया से अभी हम मुज़ाकरात के लिए कुछ थोड़ा बहुत पर तोड़ रहे, उसका अब सारा मंसूबा सामने आ गया है। वो जो 5 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं कश्मीरी क़यादत ने, नरेंद्र मोदी के, वो 5 वो मुतालबात हैं जो भारत की अपनी ख्वाहिश है कि इस किस्म का कोई सलूशन कश्मीर का होना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि जो कश्मीरी क़यादत है उनकी जानिब से ये मुतालबात सामने आए हैं। यानी 5 मुतालबात मैं आपको बता देता हूं। पहला यह है कि कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाए। तीसरा, डोमिसाइल कवानीन, ज़मीनी मलकियत, नौकरियों के हवाले से गारंटी। 35A नहीं मांग रहे, ये गारंटी मांग रहे हैं। चौथा, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। 5वां, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सर ये तो यानी मोदी को तो ये उसके मुतालबात उसी को सुना रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वही चल रहा है जो 72 साल से ये गद्दार लोग चलाते रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें करने के लिए सौदेबाजियां करते हैं। पहले दिन ही जब डिटेंशन से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया था, ये एक एग्रीमेंट के तहत, एक सौदेबाजी के तहत हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था कि जनाब मोदी साहब को ख्याल आया कि इनको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये लोग अंदर से राजी होके आए और वो राजीनामा ये था कि इनको वापस में, यानी इनको बदले में क्या मिलेगा अगर ये 5 मुतालबात या जो भी मोदी करना चाहता है वो किया जाए, तो इनको बदले में क्या मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टरशिप उमर अब्दुल्ला को दे दी जाएगी और हो सकता है
कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये वो बेट है, ये हड्डी है जो फेंकी गई थी इनकी तरफ। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये लोग ना होते जो कि किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन करवाने में मददगार साबित होते हैं कश्मीर में, या ये कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं भारत की, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ मिलके, ये गद्दार तबका अगर ना होता तो कश्मीर बड़ी हद तक आजाद होने के करीब होता या हो जाता। ये भी वो लोग हैं जिन्होंने भारत का तसल्लुत कायम रखने में पूरी तरह मदद की। किसी न किसी शक्ल में भारत दुनिया के सामने ये पेश करता रहा कि ये देखें डेमोक्रेसी यहाँ भी पनप रही है। और डेमोक्रेसी यही होती थी कि इलेक्शन कराया और फारूक अब्दुल्ला को बिठा दिया, इस दफा महबूबा मुफ्ती भी बैठ गई थी। तो बात यह है कि ये नाकामी कश्मीरियों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अपनी सफ़ों में इन संपोलियों को जगह दी है। ये आस्तीनों के सांप उनके साथ साथ पलते रहे हैं। आप जब लोगों को जानते हुए कि ये आपके मिशन से मुखलिस नहीं हैं, ये गद्दार हैं, तो आप उनको बेहैसियत करने की बजाय अगर इसी तरह सर पे बिठाएंगे तो वो यही कुछ करेंगे। फिर ये है कि ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी डिस्कशन में, वो बिल्कुल आधे से भी कम थी, इस लिहाज से कि इनमें जो 8-9 पार्टियां गई, इनमें से गालबन 4 वो पार्टियां जो हिंदू पार्टियां हैं और उनमें हिंदू लीडर हैं। बाकी 3-4 में ये हैं जिसमें सजाद लोन टाइप जो बिल्कुल पहले से बिके हुए लोग हैं। हुर्रियत के लोग तो सारे जेलों में हैं, उनमें से तो बाहर कोई नहीं। अगर आप हुर्रियत को नहीं बुला रहे तो फिर बाकी तो झगड़ा वहीं का वहीं रहा। जिस दिन भी कभी हुर्रियत की लीडरशिप बाहर आई तो एहतजाज शुरू हो जाएंगे वहां पे। तो ये वो चीज है जो कि उन्होंने इनको धोखा देने के लिए, और ये जो कश्मीरी लीडरशिप वहां पहुंची हुई है, ये जब तक कश्मीर के लोग इनको हुक्का पानी बंद नहीं करेंगे, इनका रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये काम आगे चलेगा नहीं। ये कोई ना कोई सौदेबाजी करके आके वापस अपने लोगों को झूठ सच सुना के कायल करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि इन लोगों को क्या अगर ये मुखलिस होते, खलूस होता है इनमें, तो ये मोदी को शर्त लगाते कि पहले आर्टिकल 370 और 35A बहाल करो, फिर हम आएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट क्योंकि आपकी थोड़ी सी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है विजुअल्स की, मैं शेख वकास अकरम साहब के सामने एक चीज़ रखता हूँ। सर देखिए, मोदी का प्लान तो फिर कामयाब हो रहा है। उसने जो ताकत से करना था, जबर से करना था, वो उसने कर लिया। फिर उसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम गेन कर लिया। चाइना के साथ एंगेज हुआ, लेकिन उसको भी उसने कामयाबी से मैनेज कर लिया। और अब बारी आई है पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्लस खारजी महाज के ऊपर या फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर अपने मामले को सीधा करने की, तो वो उसमें भी ऑलमोस्ट कामयाब है। अब अगर कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीरी और पाकिस्तानी ये रोल प्ले नहीं कर पाते तो मोदी तो सर ये लड़ाई बगैर लड़े फिर जीत गया। देखें इमरान भाई, बात तो ये है कि मैं तो पिछले 2-3 माह से कह रहा हूँ कि वो कश्मीर का मुकदमा तो हमारे लोग मसलहतों में और हक़ाइक़ इकट्ठे करने की शैब में जो है वो ऑलरेडी हार चुके हैं। और ये बड़ा जुल्म है उन लोगों से जिन्होंने हुर्रियत की जंग आज़ादी और अपनी आज़ादी के लिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ देखते हुए अपनी जानें जो है वो दी है। शहादतें जो है अनगिनत है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको डील किया, मैं नहीं समझता कि अब देखें, अब ये ऐसा मौका नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो तानाबाजी या उंगलियाँ उठाना शुरू कर दूँ। मैं ये समझता हूँ कि मोदी का ये कदम जो है वो टोटल जो है हिपोक्रेसी पे है, इसलिए कि ये जो लोग उसने वहाँ बिठाए थे, जिसमें कांग्रेसी लीडर्स भी थे, जिसमें सजाद लोन जैसे लोग थे, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग थे, अमीर गुलाम नबी जैसे लोग थे, ये तो पैथेटिक किस्म के हिंदू साम्राज्य के और हिंदू स्टेट के जो है वो ऑलरेडी उनके प्रीचर रहे हैं यहाँ पे, और उनके नैरेटिव ये वंदे मातरम वाले हैं सारे। ये सारा ये सारे वंदे मातरम वाले हैं। जिस वक्त 370 जो है लागू किया गया और जिस वक्त वो जो कर्फ्यू लगाया गया, तो इन लोगों के बयानात आप पढ़ें, उस वक्त तो ये लगता ही नहीं था कि ये कश्मीरी मुसलमान भी हैं और ये कश्मीरी भी हैं, इनका कश्मीर से कोई ताल्लुक भी है। मैं ये समझता हूँ कि हुर्रियत की गैर मौजूदगी, अली गिलानी का ना होना, यासीन मलिक का ना होना, शबीर शाह का ना होना, मीर वाइज फारूक का ना होना, अगर ये बंदे हैं नहीं तो पीछे कश्मीर है क्या? कश्मीर की जंग आज़ादी के लिए और हुर्रियत पसंदी के लिए जो कुर्बानियाँ, जो नैरेटिव इन लोगों का पूरी दुनिया में है,
और जो इनकी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के अलावा हिंदुस्तान किसी भी लीडर से बात करेगा तो कश्मीर में अमन नहीं होगा। कश्मीर और कश्मीरी इस किस्म के किसी भी अरेंजमेंट को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के एक वजीर का मैंने आज भी बयान सुना कि हम अभी हकायक इकट्ठे कर, तुसी हकायक इकट्ठे करते रह जाओ, उत्थे वो सारी जंगे आज़ादी जी है वो रुड़ गई सारी, तुसी हकायक इकट्ठे करते रह जाओ। बहरहाल वो जो वहां के कश्मीरी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शैम आपके ही मुताबिक, जैसे आपने कहा ना कि वो खारजी जंग जीतना चाहता है, शुरू में हम लोगों ने शोर वोर मचाया। सर देखिए ना, वो दुनिया को ये बताएगा हमने इलेक्शन भी करवा दिए, वो दुनिया को ये बताएगा हम रियासत भी रियासत बनाना उनकी ख्वाहिश है, मुतालबा कर रहे हैं कश्मीरी। इमरान भाई वो दुनिया को ये बताएगा कि आज मैंने 3.5 घंटे बैठ के कश्मीरी क़यादत से बात की है, असि यही पिटते रह जावांगे, फलाना नहीं सी, और वेस्टर्न दुनिया जो है वो उनकी बातों को हमसे जल्दी कबूल कर लेती है अगर आप इसको सालों में। तो उसमें हमारी नाकामी है। हमें बड़ा एग्रेसिवली इसको परसू करना पड़ेगा। कश्मीरी अपना रोल जरूर अदा करेंगे, वो इसको कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर को रियासत का दर्जा देना और फिर ये कहना, कांग्रेसी मुसलमान लीडर ये कह रहा है कि जी वो जो पंडित हैं उनको वापस ला के आबादकारी वहां पे की जाए। क्या पाकिस्तानियों ने उनको वहां से निकाल दिया? क्या कश्मीरी मुसलमानों ने उनको वहां से निकाल दिया? फिर डोमिसाइल्स के हवाले से, डोमिसाइल्स की जो बात होती है वो शर्त वो बाकी हिंदुस्तान में तो माना नहीं। आपका ख्याल है कि वो कश्मीर में मान जाएगा? वो ये तमाशा करके वो अपने अगले, देखें ना अभी कितनी सख्त किस्म की हार हुई है जो अभी इलेक्शन हुए, अब वो इस किस्म की चीजें क्रिएट कर रहा है। जैसे इसराइलियों के लिए इलेक्शन से पहले ये तमाशा हुआ था, ताकि वो अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है क्लियर कर सके और नॉन डिलीवरेंस और नॉन परफॉर्मेंस को कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत के हवाले से सामने रख सके। सो द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी एग्रेसिव, द स्टेट हैज टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट मोदी इज डूइंग। और हमें मोदी बैरूनी दुनिया में हमें एनवॉइस भेजने चाहिए, हमें एम्बेसडर्स भेजने चाहिए, हमें हुर्रियत की मीटिंग्स अरेंज करवानी चाहिए। हुर्रियत के लोग आगे भी पूरी दुनिया में जाते हैं, और कश्मीर कमेटी को सिर्फ चाय और सैंडविच खा के और फॉरेन ट्रिप्स नहीं करने चाहिए। किसी बंदे के बच्चे को उसके ऊपर लगाएं जिसको कश्मीर का पता हो, जो आपके नैरेटिव को वहां पे सेल कर सके, जो कश्मीरियों की हकीकी आवाज पहुंचा सके बैरूनी महाज को खारजी अमूर के तहत। उसके लिए आप कोशिश करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। कश्मीरी नहीं मानेंगे किसी भी 2 नंबर किस्म के अरेंजमेंट को। कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में, वो रिजेक्ट करेगा और पाकिस्तान भी रिजेक्ट करेगा इंशाल्लाह। और हम दुआ करेंगे कि जो है ना कश्मीरियों की मुसीबत दूर और मोदी कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। जल साहब, ये हमारी ख्वाहिशात हैं और होना भी यही चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमने तो दुनिया को ये बताया है और दुनिया को ये इंप्रेशन दिया है कि हम बहुत जिम्मेदार रियासत हैं और हम तो जंग चाहते ही नहीं हैं। यानी दुनिया को अगर कोई खौफ था भी कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कोई लड़ाई हो सकती है, तो वो खौफ हमने खत्म कर दिया दुनिया का। हमने ये यकीन दिलाया पूरी दुनिया को कि हम तो किसी सूरत में नहीं लड़ेंगे। सर, इसका क्या फायदा हुआ आपको? नहीं, ये कहने की तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि कौमें जंग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जब आपके मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, दुश्मन मौजूद है, तो फिर आपको हर सूरत जंग की तैयारी करनी पड़ती है। ये जरूर हो सकता है कि आप जंग ना छेड़ें, दुश्मन छेड़ दे, फिर आप क्या करेंगे? इसमें जो असल इशू है वो ये है कि हमारी पॉलिसी की नाकामी की जो दलील है वो ये है कि हम हुर्रियत के जो लोग थे उनको भी जेलों से निकलवाने में नाकाम रहे। ये ह्यूमन राइट्स का एक इशू था। पूरी दुनिया बाकी चीज माने ना माने, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो तो एक यूनिवर्सल इशू होता है। उसमें आपने किसी के साथ कोई साइड नहीं करना होता। आप देखिए कि अमेरिका हर किसी से डिमांड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो क्यों नहीं हम भी अपना आवाज उसमें मिला सकते? ठीक है, हमने की नहीं कोशिश। ये काम करना चाहिए था पहले, सबसे पहले, कि आप ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, ये हो, वो किससे बात करें? सबसे पहले ये कि जो कश्मीरी आज एक खुली फिजा की जेल में मौजूद हैं, एक बंद जेल होती है, खुली जेल, आज वो खुली जेल में हैं, उनकी जिंदगियां कैसे आसान हो सकती हैं? और इसी तरह जो हुर्रियत के लीडर अंदर बंद किए हुए हैं, जिनके ऊपर कोई इस वक्त मुकदमा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, आपने बंद कर दिया उनको और फिर भूल गए तो 3रा साल चढ़ गया। तो क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले इनको निकलवाया जाता? ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, लेकिन इस पे भी हमने कोशिश नहीं की। खवातीन के इश्यूज हैं, उस पर भी हमने कोशिश नहीं की। कोशिश करनी चाहिए थी, बाहर डेलीगेशन जाने चाहिए थे, खवातीन के डेलीगेशन जाते, आप थिंक टैंक्स में जाके वहां पे मज़ामीन लिखवाते, उनसे बातचीत होती,
इंटरनेशनल मीडिया में कोई कहानी आती, यहाँ आपके टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको कोई पाबंदी लगाते हैं कि रात देर से कोई जब मगरिब में सुने जाते हैं तो यहाँ से इंग्लिश के प्रोग्राम वगैरह कश्मीर पे नशर करें। यहाँ तो सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम होता है जो आप और मैं देख के फारग हो जाते हैं। तो कोई काम हमने ऐसा किया ही नहीं जिससे कि दुनिया में हमारी आवाज पहुंचे। लिहाजा एक काम जो हम करवा सकते थे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर हम दुनिया को कम से कम सेंसिटाइज कर सकते थे, वो भी नहीं किया जो निस्बतन आसान था। तो बाकी तो आजादी वाला किस्सा बात की बात है। अब कश्मीर में अगर हुर्रियत वाले लोग बाहर आ जाएं तो वो कुछ ना कुछ अपने मफादात के लिए या किसी न किसी तरह वो बात तो चलाएंगे आगे, और वो बात आज दबी हुई है। बिल्कुल यूं लगता है कि जैसे कश्मीर में सब लोग भूल भाल गए हैं सारे किस्से। ये ज्यादती हमने की है ह्यूमन राइट्स वाले मामले। जी शेख साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी बताएं, फिर ब्रेक लेते हैं। मैं तो सर देसी बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, मगर कश्मीर तुसी लेना लितरा नाल गुफ्तगू नाल कोई नहीं। जे लितर लाने वाला कोई बंदा ना होया तो कश्मीर वास्ते तुसी सिर्फ मुजम्मतां करते रह जाओगे और अफसोस करते रह जाओगे। कश्मीर तो जदों भी लभना लितर नाल ही लभना, इस तो इलावा कोई नहीं जे लभना। मुजम्मत से नहीं मुरम्मत से आएगा, सीधा सीधा नैरेटिव ये गुफ्तगू, और नहीं मुरम्मत से आएगा। आप क्या समझते हैं कि मोदी जैसी जो स्टेट और कौम है वो आपको आपकी कहानी और आपके वज़राए खारजा और एम्बेसडर्स की वजह से कश्मीर दे देंगे? खाम ख्यालियां ने ये लितना वाली वापस आना चाहिए। अल्लाह ताला सानू हिम्मत देवे। बस एक ब्रेक लें, वापस आते हैं फिर बात। वेलकम बैक नादरीन। देखिए पाकिस्तान के पास मौका तो है। अहमद रज़वी साहब आपके पास मैं आ रहा हूं, और खारजी फ्रंट के ऊपर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। बेशक जो बाइडन पाकिस्तान से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन वो ये कह रहे हैं कि आप कब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं मिलेंगे। बल्कि जो बाइडन पे इस बारे में तनकीद भी हुई है कि वो इमरान खान साहब का सामना करने से कतरा और हिचकिचा क्यों रहे हैं। अभी अशरफ गनी से वो पहुंच गए अमेरिका और उनकी मुलाकात है अमरीकी सदर से, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी तक जो बाइडन ने कोई बराह रास्त बातचीत नहीं की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने CIA के चीफ को मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप ISI वालों से मिलें, फौजी क़यादत से मुलाकात करें और मैं पॉलिटिकल क़यादत से मुलाकात करूंगा। अब पाकिस्तान जो इस वक्त सिचुएशन अफगानिस्तान में अमेरिका की ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर के मामले के ऊपर कोई फ़ायदा हासिल कर सकता है? कुछ हमारे पास भी कार्ड्स हैं या नहीं सर? उसूरी साहब मुझे सवाल किया? जी सर, आप ही सर। जी देखें अपना इमरान खान, बात यह है कि एक चीज़ आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं अमेरिका बड़ा रेगुलरली जाता हूं। आई स्पीक टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर थिंक टैंक। अभी लास्ट ईयर जो था तो मुझे अमेरिकन सेनेट ने द सेनेट कमेटी रूम में बुलाया हुआ था टू गिव ए लेक्चर ऑन कश्मीर। देखें बात यह है कि आप एक चीज़ रियलाइज़ करें कि यूनाइटेड नेशन जो है इट इज़ एट द मोस्ट इज़ ए डिबेटिंग बॉडी। अगर वहाँ से फैसले होते तो जैसे कि इमरान खान ने बड़ी इम्प्रेसिव स्पीच 2 साल पहले की थी तो एक हफ्ते के अंदर कर्फ्यू हट जाता, लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, हालात जूं के तू हैं। चीज़ ये है कि जो डिप्लोमेसी की जो बैटल ग्राउंड है वो वॉशिंगटन है। ये इंडिया समझ गया है और इंडिया ने अपने बेस्ट डिप्लोमेट्स जो है ना, बेस्ट डिप्लोमेट्स वो पोस्ट किए हुए हैं वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में, और उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो इंडिया का जो डायस्पोरा है उसके साथ इन टच रहें। और वो जो ख़ास तौर गुजराती हिंदूज हैं, दे आर बिलियनियर्स नाउ इन अमेरिका। उनकी एम्बेसी को लॉन्च करते हैं, कांग्रेसमैन बुलाते हैं, सेनेटर बुलाते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को nobody knows your point of view। ये आपके ये थिंक टैंक, ये जो आपके टॉक शोज nobody knows। See, unfortunately, because I keep visiting, I know directly कि वहाँ क्या हो रहा है। आपने जब तक आप वहाँ डायनेमिक किस्म का एम्बेसडर्स नहीं भेजेंगे, और वहाँ फिर वो करते हैं इंडिया वाले कि हर महीने उनके 2-3 डेलीगेशन आते हैं, और हर डेलीगेशन में जो उनके मेंबरान होते हैं, कोई कॉर्नेल का पढ़ा होता है, कोई हार्वर्ड का, कोई येल का, जो अमेरिकन सिस्टम को जानते हैं, अमेरिकन जार्गन को अंडरस्टैंड करते हैं, अमेरिकन
थिंकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जब जाते हैं तो वो जाके अपना माफिया ज़मीर बड़ा इजीली अमेरिकन को एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके यहाँ जाते हैं तो आप पूछते हैं चौधरी अल्लाह दिता साहब अमरीका गए जी, नहीं मियाँ साहब मैं नहीं गया, इंदा भी ना पा दे उसी थी। अब इस किस्म के अगर आप लोग भेजेंगे बेचारे MNAs MPs जो कि अपने डिप्टी कमिश्नर को जनाब और हजूर करके बात करते हैं, तो वो जाके वो जो वहाँ जाके अमेरिकन सेनेटर्स के साथ क्या बात करेंगे। देखें इस वक्त जो इशू है वो है ह्यूमन राइट्स का। उसी ह्यूमन राइट इज़ एन अमेरिकन इंटरनेशनल एजेंडा। उनके इंटरनेशनल एजेंडा में जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, चाइल्ड लेबर एंड ये जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके इंटरनेशनल एजेंडा जिसमें वो बिलियंस और फीस लगा रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो मसला है, आप कश्मीर का शायद आपको फैसला कश्मीर के बारे में शायद डिटेल में वो शायद आपको ना सुने, लेकिन कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है अगर उसको आपके जो डेलीगेशन जाएं और आपकी एम्बेसी उसको कॉन्स्टेंटली उनको फीड करे, तो दैट इज एन एरिया विच दे विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज द एरिया विच दे विल बी प्रिपेयर्ड टू लिसन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जो फॉरेन ऑफिस है इट्स एब्सोल्युटली स्लगिश। ये बस इस समरियाँ लिखना जानता है और इसके अलावा इनको अनफॉर्चुनेटली इनमें वो डायनामिज्म नहीं है, इनमें वो एग्रेसिव इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी नहीं है। वो वहाँ सुबह सुबह सफ़ीर जो है वो सूट पहन के बैठ जाता है और एक रोमियो जूलियट का जो सगार है वो अपनी ऊपरी वाली जेब में डाल लेता है। जब उसको सेक्रेटरी कहता है कि सर फलां बंदा मिलने आया तो वो सगार मुंह में लगा लेता है उसी शेख रशीद की तरह, तो वो फिर वो अपना वो लाइटर से वो जलाता है। तो जब वो चला जाता है मेहमान तो वो उसको बुझा के फिर जेब में डाले सी। अब आई नो बिकॉज मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो आई नो देयर लेवल। अनफॉर्चुनेटली आपका जो केस है, आपकी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसने आपका केस हरा दिया हुआ है। बिल्कुल शेख साहब, ये तो बड़ी सीधी सीधी बातें अहमद कसूरी साहब ने की हैं, लेकिन देखें हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट मिशन पे जा रहे हैं, पर्सनल मिशंस। लेकिन जो लोग इंडिया से जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि एक नेशनल मिशन पे जा रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हर जगह पे जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं और वो 9 to 5 ही होती है, उसके आगे तो होती नहीं है। तो इस तरह टारगेट तो नहीं अचीव किया जा सकता। हमें एक नई जहद चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बेहतर लोग वहां भेज के उनको प्लानिंग के साथ चलाने की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उनको दिया जाए। हाँ, अच्छा, एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो बंदे बाहर भेजे जाते हैं MNAs, ये यूजली नेशनल असेंबली की तरफ से भेजे जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट जो है वो कभी भी MNA चूज नहीं करती बाहर भेजने के लिए। गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स में से बंदे चूज करती है। जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हो तो फिर वो अपनी मर्जी से वो ये देखते हैं कि पिछली बारी सैर थे अमेरिका कौन आया सी 2 साल किनू लेके गए सी और किनू नहीं। और ये रिवायत मैंने ये देखी है कि वो पिछली तमाम हुकूमतों और तमाम पार्टियों के अलावा इमरान खान साहब, अब वो जो UN की बड़ी मशहूर तकरीर है, अगर आप देखें तो उसमें कौन कौन 7 लोग थे, 80% इरेलीवेंट लोग थे। यानी कि पुरानी रिवायत जो है वो जारी रही खान साहब के साथ। ये खान साहब की तकरीर कामदी सी, खान साहब ने तकरीर कर दी, तालियां कौन बजा रहा है, जुल्फी बैठा है, अली अमीन गंडापुर बैठा है। वो UN में तकरीर के दौरान तालियां नहीं बजती। ये जो सैर सपाटे पे गए थे पिकनिक के लिए, मैं कभी नहीं गया जी अमेरिका, मैनू भी ले जाओ। अब आप इन लोगों को देखें, और अगर कभी अपने उस एम्बेसडर से, और एम्बेसडर को छोड़ दें निचले हमले से, अगर आप पूछें कि ये MNAs और ये खसूसन जो प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग आते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं तो इनकी क्या मसरूफियत होती है। तो आपके सर एक कोई बेगम नू लैके शॉपिंग से टुरया होंदा है, किसी को अंग्रेजी का कख नहीं आता, वो खुडे च बैठा तस्वीर खिंचा रहा होंदा जी। ये और जो कौमी असम्बली भेजती है वो तो फनी बिजनेस है, वो तो फनी बिजनेस। इस पर प्रोग्राम कीजिएगा इमरान भाई, इस पर बैठ के ये तो ऐसे ऐसे आपको वाकयात सुनाएंगे तो टकरा मारोगे। क्या मैं आपको बताऊं, तो ये राइट मैन फॉर द राइट, मतलब जिस आदमी का एक्सपीरियंस जिस फील्ड में है, जिसको आता है उसको भेजें। इंडिया के हमें पार्लियामेंटेरियंस मिलते थे, मैं आपको बताऊं, वेल प्रिपेयर्ड, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देयर केस। साढ़े वाले हमें उत्थे मार के सजियां खबियां आके ते अपने नंबर पूरी करके वापस आ जाते सी। एंड अल्टीमेटली इसीलिए हम फॉरेन ऑफिस के और बाकी इदारों के मुताज होते हैं, क्योंकि जेडे लीडर ने काम करना होंगे इन्हां दे पल्ले कख नहीं, इन्हों आंदा कुछ नहीं, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो।
or at the end of the day you are at the mercy of foreign office because they know the subject and you guys who need to take decision उन्होंने सब्जेक्ट का ही कोई नहीं पता। तो इस तरह भी हमारे बहुत से मसाइल पैदा हुए। कई बार खतरे मामले में वहां जाके बाद में बेचारे फॉरेन ऑफिस वाले दौड़ रहे होते हैं और दौड़ के उसे कवर कर रहे होते हैं। मतलब इररेलेवेंट 18 20 बंदे प्राइम मिनिस्टर ले जाता है, प्राइम मिनिस्टर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੜਨ नहीं देते मीटिंग के अंदर कल्या। बाकियों का वहां क्या काम है? कख काम कोई नहीं है। किसी ने खाला जी को मिलना है हल क्या है? जोक, इट्स अ ब्लडी जोक आई टेल यू। हल क्या है? बंदे दे बच्चे चूज करो। जनरल साहब जी, बात यह है कि आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके अलावा कोई और हल नहीं। मेहनत करनी होगी इस काम के लिए और राइट डायरेक्शन में। मैंने ये कहा ना कि ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बहरहाल। और फिर ये कि जो हमें तब्दीलियां या जो ये करनी चाहिए कि मेरिट पे लोग बाहर जाएं, वो लोग जाएं जो कि वाकई डिलीवर करें। अब मिसाल के तौर पे अगर आज कश्मीर के मामले में आप डेलीगेशन भेजें तो आपने अगर रशिया में भेजना है तो वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़ें जो रशिया में एम्बेसडर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, वो वहां के सिस्टम को समझते होंगे, लोगों को शायद जानते हों। वो जाके जब फिट करेंगे आपका केस तो कुछ ना कुछ वहां पे वजन होगा उसका। इसी तरह आप इनमें मेहनत करनी पड़ेगी। सुटेबल लोग फॉर सर्टेन प्लेसेस जो आप मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तस करें लोगों को, उनको देखें, खंगालें कि ये कहाँ जाके किसका इस्तेमाल बेहतर हो सकता है। तो वो फिर इस तरह अगर आप मेहनत से डेलीगेशन बनाएं वो आपको डिलीवर करेंगे। अगर आप उठा के हर डल्लू पंजू चला दें तो वो जाके सैरो तफरी करके आ जाए। तो हमने तो वो भी नहीं किया ना, डेलीगेशन किया ही नहीं। और आप एक छोटी मिसाल ले लें, जिस तरह की आप देख लीजिए कि सफारतकारी शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है फलस्तीन के मामले में 4 5 6 दिन के लिए। इस तरह की सफारतकारी कश्मीर के लिए पूरा साल चाहिए आप कि आप हर जगह पे भागे नजर आए, हर उस शख्स को कांटेक्ट करते नजर आए जो आवाज आपके साथ आवाज मिला सकता है। तो वो कोशिश जब नहीं हम करते तो फिर गिला शिकवा किससे? वो फिर इसी तरह ही है कि आप बैठे रहें। एक चीज जो और अगर 1 मिनट है तो मैं बात करूं, तो ये है कि जो आपने अभी आपने जैसे जिक्र किया कि अमेरिका के साथ हमारा अफगानिस्तान की निस्बत से ताल्लुक है, लेकिन जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर से बात भी नहीं की। और जो बाइडेन जो है उसने ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया इतना बड़ा एक तमाशा, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया, बावजूद इसके कि हमारा मुल्क बड़ा इफेक्टेड है। इससे हमें एक कंक्लूजन जो ड्रॉ करना वो ये है कि अफगानिस्तान में जो कुछ करना था अमेरिका ने कर लिया, अब छोड़ के भाग रहे हैं वहां से। तो वो कोई अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते जो पाकिस्तान को बुलाएं या उनसे पूछें। पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसकी थोड़ी बहुत रेलेवेंस जो है वो है। अब उनका सारा लेना देना करना धरना भारत के साथ है, जहां वो चाइना की कंटेनमेंट की तरफ माइल है। वो तो अपने बेड़े जो उन्होंने बहर अरब में रखे हुए अपने जहाज भी यहां से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस रही नहीं। अब पाकिस्तान ने भी कोई हमारा भी मिशन है कि हमारी भी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, अमन आए। तो वो अब हमारा रीजनल कंट्रीज के साथ है, क्योंकि इस अमन में अब हमें रशिया, चाइना, लोकल मुल्क, साथ ईरान को, तुर्की को, इवन बाद में भारत को भी ये खित्ते के अंदर अमन तो मिलकर लाना पड़ेगा। अब तक लिए इतना ही। नाज़रीन, मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।